Hello everyone, welcome to the Manulo classes. In the session of daily news analysis, today is 14th of May 2024. You are watching with Naresh Sharma. So first of all, we are going to have a great thought of the day. The thought is no problem can be solved from the same level of consciousness that created it. It means अगर आप उसी कॉन्शियसनेस से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो जो उसी कॉन्शियसनेस के मीन्स रीजन से हुई थी, तो आप वो प्रॉब्लम कभी को सॉल्व नहीं कर सकते। सपोज आपके पास में कोई ए नाम की प्रॉब्लम थी और आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी मीन्स जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, that lead to the creation of this problem, and again you are trying to solve this problem with the same mindset, it cannot be solved. For example, आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उसमें फेल कर गए, या आप किसी कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, आपने जिस मेथड के थ्रू, जिस अप्रोच के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को या इस एग्जाम को अप्रोच किया था, और आप अगेन फिर उसी अप्रोच के साथ में उस कॉन्सेप्ट को या उस एग्जाम को अप्रोच कर रहे हैं, तो आप उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आप उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपको अपने मेथड्स, अपनी अप्रोच यू हैव टू चेंज। आपको वो अप्रोच मीन्स, देखो, आपको जो आपके गोल्स हैं वो चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने अपनी लाइफ में जो अपने गोल्स हैं बहुत ही जो है एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद प्रिपेयर किए हैं, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेंज योर मेथड्स। अगर आपको आपके गोल्स अचीव करने में कहीं पर प्रॉब्लम है, तो आपको अपने मेथड्स को चेक करना होगा कि ऐसा तो नहीं हमारे किसी मेथड में प्रॉब्लम है। मुझे किसने कहा था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। सो आप भी इस ऐसे थॉट्स को, ऐसे आइडियाज को अपनी लाइफ में जो है अप्लाई करो। देखो, व्हाई सच काइंड ऑफ थॉट्स आर इम्पोर्टेंट। बहुत सिंपल सा वर्क है गाइस, कि आपकी जो अपनी लाइफ है, मेरी या किसी की भी लाइफ हो, अगर हम अपने आप से ही मिस्टेक्स करेंगे और फिर नई चीज लर्न करेंगे, जिसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, तो हमारी लाइफ बहुत छोटी है, हम बहुत कुछ नहीं सीख पाएंगे। बट हम क्या कर सकते हैं, वी कैन लर्न फ्रॉम द अदर्स लाइफ। हम अदर पीपल की लाइफ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सपोज करो आपने अब्राहम लिंकन की बायोग्राफी पढ़ ली, तो आपने ये समझो कि उनकी लाइफ के जो 50 इयर्स के एक्सपीरियंस थे उनको लर्न कर लिया। तो जितने भी ग्रेट पीपल होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो हायर अथॉरिटीज तक पहुंचते हैं, उनमें एक कॉमन थिंग मिलती है, दे रीड बुक। दे रीड बुक, वो बुक्स पढ़ते हैं, और वो भी कैसी, नॉन फिक्शन। देखो, फिक्शन बुक पढ़ने से आपको ठीक है कुछ मिलता है, बट जब आप नॉन फिक्शन पढ़ते हो, रियलिटीज पढ़ते हो, दैन इट क्रिएट्स सम सेंस, इट क्रिएट्स a maturity, it provides you the real kind of information, real kind of methods to solve the real problems. So always start reading the books और complete करो उनको, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। Means you can read at least one page daily, तब भी आप एक बुक को फिनिश कर पाओगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। Which one is the correct statement about Indian politics? So Indian politics की रिगार्डिंग में आपको एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। It is free from caste and religious biases? नहीं, this is one of the major characteristics of Indian politics, कि वहां पर कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर हमेशा बायसनेस रहती है। It is mainly affected by the freebies? हाँ, this is correct, because इंडिया में अभी जो लिटरेसी है, जो एजुकेशन है, उसका लेवल बहुत कम है। अभी बहुत ज्यादा लिटरेट और एजुकेटेड पीपल इंडिया में नहीं है जो पॉलिटिक्स को समझ सके। तो होता क्या है, फिर ऐसे पॉलिटिशियन आते हैं जो फ्री बीज की बात करते हैं। मींस आपको फ्री में कुछ गिफ्ट या कोई स्कीम वगैरह देने की बात करते हैं, और पीपल
उन्हीं फ्रीबीज के बेसिस पर वोट करते हैं, अपना जो माइंड मेकअप है उसको जो है बेस्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दिल्ली में देखते हैं, दिल्ली में जब गवर्नमेंट बनी आम आदमी पार्टी की स्टार्टिंग में, तो क्या फ्री आपको वाटर, इलेक्ट्रिसिटी या बसेस में महिलाओं के लिए फ्री, ये क्या है फ्रीबीज। मींस आप जब इनकी बात करो, अगर यही टॉपिक्स आपके चेंज हो जाते हैं एम्प्लॉयमेंट पर, लिबर्टी पर, थॉट पर, है ना, R&D, अगर ऐसे पॉइंट्स पर ये टॉपिक्स डिस्कस होते हैं या इन टॉपिक्स पर हमारे इलेक्शंस अगर बेस्ड होते हैं, तब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ अभी फ्रीबीज का जो मीन्स कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है। जैसे हम बात करें आपके साथ में USA की बात करें, तो वहां पर ये जो फ्रीबी वाला कॉन्सेप्ट है वहां के इलेक्शंस में नहीं चलता। वहां बात होती है किसकी, नेशनलिज्म की, वहां बात होती है सिक्योरिटी की, वहां पर इश्यूज होते हैं टेररिज्म, वहां पर इश्यूज होते हैं हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्निकल डेवलपमेंट्स। तो ये इश्यूज इंडिया में भी आएंगे कब, जब इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा लिटरेट होगी और रिलीजन, कास्ट, फ्री में मिलने वाली चीजें उनसे जब हम ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएंगे। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय फ्रीबीज, नो, इट्स इनकरेक्ट। रीजन, रिलीजन एंड कास्ट हैव नो रोल। अरे भाई, इंडिया की पॉलिटिक्स में तो रीजन, रिलीजन और कास्ट यही तो मेन रोल प्ले करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय व्हिच मिनिस्ट्री। सो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एक मिनिस्ट्री के द्वारा। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दिस इज द करेक्ट आंसर, because Ministry of Home Affairs is the implementing agency or the ministry to implement the Vibrant Village Program. What is the main objective of Vibrant Village Program? इसका main objective क्या है? To develop all villages independent for financial resources? No. To develop roads in all villages of India? देखो कुछ तो correct है ये. To develop roads in the villages of border areas along the Chinese border. This is the exactly correct answer, because this is a program which has been started by the Ministry of Home Affairs to develop roads in the border villages which are lying along the Chinese border. तो उन villages में स्पेशली रोड्स को डेवलप करना, वहां पर ब्रिज वगैरह डेवलप करना, उस पर काम चल रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर। सो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर इसमें ये काम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली वेब इरेजर टूल वाज इन न्यूज। ये न्यूज में था, नेम क्या है इसका, वेब इरेजर, है ना। टूल, इट इज एसोसिएटेड विद व्हिच कंपनी, कौन सी कंपनी इसको लॉन्च कर रही है, और इसको लेकर के यूरोप में काफी सारी चीजें जो है इसकी क्रिटिसिज्म भी हो रही है इसको लेकर के। सो इट इज एप्पल, बिकॉज ये वेब इरेजर टूल लेकर के आ रहे हैं, इसको अपने जो एप्लीकेशंस में ये इंस्टॉल करके देंगे। उससे क्या होगा, आपके मोबाइल पर, वेबसाइट्स पर, लैपटॉप, आईपैड, उन पर जो ऐड आते हैं उसमें कुछ न्यूज वाले ऐड आते हैं, उनको आप ब्लॉक कर सकते हो, वो आएंगे ही नहीं आपके मोबाइल पर। तो इससे क्या हुआ था कि यूरोप का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उन्होंने कहा था कि एप्पल ये ठीक नहीं कर रहा है, बिकॉज इससे जो जर्नलिस्ट हैं उनकी जो अर्निंग होती है वो बहुत बुरी तरह से निगेटिवली अफेक्ट होगी। बिकॉज जो जर्नलिज्म है उसकी इनकम कहाँ से आती है, एडवर्टीजमेंट से। भाई कोई पर्सन जाकर के अगर इस समय हमास या उस रीजन में, गाजा वाले रीजन में जाकर रिपोर्टिंग कर रहा है, उसको कहाँ से पैसा मिलता है, क्या उसको बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है? सैलरी भी अगर कोई न्यूज चैनल देगा तो वो उसके पास आएगी कहाँ से? तो उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होता है एडवर्टीजमेंट्स, वहां से सारे के सारे न्यूज चैनल्स को पैसा आता है। सो ये नेगेटिवली अफेक्ट करेगा जर्नलिज्म को। रिसेंटली 2 टेम्पल्स बोर्ड इन केरला, उन्होंने एक फ्लावर को बैन कर दिया, जिस बिकॉज उसकी कुछ लीव्स को जो है कंज्यूम कर लिया था एक वुमेन ने, और 24 ईयर वुमेन एक्सीडेंटली च्यूइंग सम लीव्स ऑफ दिस प्लांट, फिल इन द ब्लैंक आपको यहाँ पे करना है, और इसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये कॉमन है, काफी जगह पर मिलता है। सो आपको बताना ये कौन सा है, मैरीगोल्ड, लिली, लेवेंडर या ओलियंडर। द करेक्ट आंसर इज
ओलियंडर। ये एक ऐसा प्लांट है, इसकी रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, पेटल्स, एवरीथिंग इज पॉइजनस। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, कल ये क्वेश्चन हमने पूछा था और इसका आंसर भी किया, जो है सादिया ने आंसर किया, औरिया ने आंसर किया इसका। वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसी तरीके से आप कनेक्ट रहिए, ठीक है, और आप डेली इसी तरह से कनेक्ट रहोगे तो आई कैन अश्योर यू दैट यू विल गेट बेटर स्कोर। और आपका जीके ही नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपको बहुत अच्छा खासा स्कोर में से इंप्रूवमेंट होगा। सो विच कंट्री इज एट द बॉटम? तो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि टॉप पर कौन सा कंट्री है, तो औरियान ने बताया था और सादिया ने बताया था कि ये है फिनलैंड, ठीक है। तो आज हमने पूछ लिया कि भाई इस पे बॉटम कंट्री कौन है। सो इट इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिनलैंड, इंडिया। सो द करेक्ट आंसर इज अफगानिस्तान, बिकॉज यहाँ पर लोगों को फ्रीडम नहीं है और उस वजह से लोग क्या है, यहाँ पर हैप्पी नहीं है। What is the rank of India in World Happiness Index 2024 में इंडिया की क्या रैंक है इसमें? So it is of course 126 इंडिया की इसमें रैंक है, ठीक है। तो ये हो गई हमारा जो है क्वेश्चंस का रिवीजन। अब हम चलते हैं आज की न्यूज की तरफ। नोटिस बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन पिटीशन क्वेश्चनिंग कॉलेजियम फॉर सिलेक्शन ऑफ जजेस फॉर हिमाचल हाई कोर्ट। हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मैसेज भेजा है, एक नोटिस दिया है अभी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट को उनके रजिस्ट्रार जनरल के थ्रू। और रजिस्ट्रार जनरल कौन? वहां के हाई कोर्ट के, फ्रॉम द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द हिमाचल हाई कोर्ट, ठीक है। अब एक्चुअल में मामला क्या था, देखो इश्यू ये था कि हिमाचल हाई कोर्ट की उसके लोअर कोर्ट के, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां के 2 जजेस हैं 1 और 2। इन्होंने हाई कोर्ट में जो है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एक PIL फाइल कर दी। क्या कहा इन्होंने कि साहब जो कॉलेजियम के थ्रू अभी हिमाचल हाई कोर्ट में जजेस अपॉइंट हो रहे हैं, उसमें जो सिलेक्शन हुए हैं उसमें हमारी सीनियरिटी वगैरह को ध्यान नहीं दिया गया और वहां पर नेपोटिज्म के बेसिस पर सिलेक्शन हुए हैं। तो आपको पता होगा कि कॉलेजियम सिस्टम पर बार बार जो है उंगली तो उठती रहती है, ठीक है। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने वहां के रजिस्ट्रार जनरल को एक जो है नोटिस भेज दिया कि आप बताइए। अब देखो, जब जजेस के अंदर से ही, जुडिशरी के अंदर से ही, देखो कौन कौन है पिटिशनर साहब, चिराग भानु सिंह और अरविंद मल्होत्रा, ये दोनों जजेस हैं बिलासपुर और सोलन जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, वहां पर जजेस, इन्होंने ही केस कर दिया। किसके अगेंस्ट में? जो आपका हिमाचल हाई कोर्ट है उसके डिसीजन के अगेंस्ट में। क्या इनका क्या था कि भाई हमारा जो नेम था, हम सीनियर हैं, हमको आपने अपॉइंटमेंट में कंसीडर नहीं किया, जबकि जो हमसे जूनियर जजेस हैं आपने उनको उस लिस्ट में ले लिया और वो चल बन जाएंगे क्या, हाई कोर्ट के जज। तो भैया हम जो सीनियर हैं, आपने हमारी सीनियरिटी को कंसीडर क्यों नहीं किया? तो बात यहाँ से निकल करके आती है कि कॉलेजियम सिस्टम में भी बहुत सारे लूपहोल्स हैं और वहां पर भी नेपोटिज्म चलता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि, और ये है हमारा एन ओवरव्यू ऑफ द स्मार्ट सिटीज मिशन। इसका क्या हुआ है कि द हिंदू ने इस पर एक आर्टिकल जो है निकाला है और उसमें जो हमारे स्मार्ट सिटीज मिशन है उस पर क्या किया है, उसका एक रिव्यू जैसा इन्होंने किया है कि उसकी क्या सिचुएशन है अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्मार्ट सिटीज है क्या। तो देखो, स्मार्ट सिटीज की कहीं पर कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है। ऑल्दो व्हेन इट वाज स्टार्टेड, देन क्या इसके मेन फंक्शन मींस, क्या इसके एस्पेक्ट थे? तो अर्बन प्रैक्टिशनर से ये कहा था कि जैसे सिलिकॉन वैली है ना कैलिफोर्निया, वैसे ही हम अपनी सिटीज को डेवलप करेंगे, उसमें बहुत अच्छा खासा इंटीग्रेशन होगा, एयरपोर्ट्स होंगे, हाईवेज होंगे, अदर टाइप का कम्युनिकेशन होगा जैसे कि मोबाइल कम्युनिकेशन या अदर कम्युनिकेशन, ठीक है। और मीन्स बहुत अच्छे से उसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज होगा, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन होगा, मेट्रो होगी, अच्छे रोड्स होंगे, पार्क्स होंगे, अच्छी सिक्योरिटी होगी, CCTV कैमरास होंगे। तो ये स्मार्ट सिटीज का इनका प्रोजेक्ट था। तो इफ वी review this project, smart city mission, then we will find out that there were around 8033 projects were sanctioned और उसमें से अभी हम कितने जो है अचीव कर पाए हैं, जो हमने अचीव किया है वो अभी 60% कम है। मींस हमें इतने प्रोजेक्ट कम करने थे, लेकिन हम अभी उसमें से 16% को ही कम जो है कर पाए हैं
और उसमें से भी जो फंड हमारा 2 लाख करोड़ का अलॉट हुआ था उसमें से उसका भी हम 16% लेस ही यूटिलाइज कर पाए हैं। उसमें हमारी 100 सिटीज को इन्होंने सिलेक्ट किया था उस समय, तो उनको डेवलप हमें करना था। अब इसमें एक बात और निकल करके आई कि इसमें एक जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वेर नॉट मोर देन 1% ऑफ सिटीज ज्योग्राफिकल एरिया वाज सिलेक्टेड फॉर डेवलपमेंट के लिए। द स्कीम वाज डाइवर्स फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटी। मींस जो किसी भी सिटी को जब डेवलप करने का इन्होंने एरियाज को सिलेक्ट किया था, ठीक है, तो उसमें से ज्यादा इन्होंने उस सिटी के 1% एरिया पर ही फोकस किया था। इट मींस भाई सिटी का जो 99% एरिया है वो तो आपने एक्सक्लूड कर दिया और 1% एरिया पर आप फोकस कर रहे हो, तो ये तो फिर डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा, ऐसा कहना है ऑथर का। अब इस मिशन के मींस बहुत ज्यादा इसमें अगर नहीं कुछ अचीव कर पाए तो क्या क्या रियलिटी, इसके रीजंस क्या है। सो फर्स्ट इज फार अवे फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटीज। अरे भाई सिटी की बहुत सारी रियलिटीज होती हैं, ऐसी बहुत सारी स्ट्रीट्स होती हैं जो 100 और 200 ईयर्स ओल्ड हैं, वहां पर लोगों के होम्स बने हुए हैं। अब वहां पर जब आप रोड को ब्रॉड करोगे, उस रोड की मींस ब्रेथ को अगर बढ़ाओगे, विड्थ को बढ़ाओगे, तो क्या होगा, वहां पर उतना इजी तो नहीं होगा। तो वैसे ही ग्राउंड रियलिटी इसमें नहीं थी। प्लस इन सिटीज को डेवलप करने के लिए इन्होंने स्पेशल पर्पस व्हीकल का डेवलप किया, मींस ऐसे कंपनीज टाइप का इन्होंने बनाया और बोला ये इन सिटीज को डेवलप करेंगे, ठीक है। जबकि ऑलरेडी हमारे पास 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने लोकल गवर्नमेंट्स बनाई थी, तो जब ये हमारे पास ऑलरेडी थी तो ये बनाने की क्या रिक्वायरमेंट थी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स थी उनको आपने क्या कर दिया, साइडलाइन कर दिया और ग्राउंड रियलिटी से फिर वो दूर चले गए। और क्या था, बिकेम एक्सक्लूसिवली फॉर द कॉमन पीपल। तो इन सिटीज के डेवलपमेंट पर जो फोकस किया वो कॉमन पीपल को तो ध्यान में नहीं रखा इन्होंने, बिकॉज कुछ एरिया को सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल when the city was developed, the Chandigarh, that is Chandigarh, so it's sector 43 और उसमें से भी कुछ ही एरिया को इन्होंने सेलेक्ट किया, that was around 1% of the total city area। उसमें भी किन चीजों का फोकस किया, वाईफाई जोन बनाना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना, हाँ ये अच्छी चीज है, स्मार्ट वाटर मीटर्स लगाए, ये इन्होंने मेन फोकस किए और पूरे चंडीगढ़ में ओनली सेक्टर 43 पर फोकस कर लिया, उसी पर काम किया। तो भाई आपने चंडीगढ़ की 99% एरिया को तो आपने एक्सक्लूड कर दिया, फिर हम उसको कैसे स्मार्ट सिटी कह सकते हैं। और आप ये देखिए कि केवल वाईफाई लगाने से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने से, स्मार्ट वाटर मीटर लगाने से कोई सिटी स्मार्ट नहीं हो जाता। अगर आप वहां पर सोचो, आपको ट्रैफिक में आपको 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में अगर आपको 1 आवर लग रहा हो, तो क्या वो स्मार्ट सिटी है? आप दिल्ली को देख लीजिए, तो दिल्ली कहने को इंडिया की नेशनल कैपिटल है जो सबसे ज्यादा डेवलप होनी चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर देखिए ट्रैफिक की क्या सिचुएशन रहती है। आपको 5 किलोमीटर का जो बाई रूट अगर आप कवर करना चाहते हैं तो हो सकता है आपको कम से कम जो है 30 मिनट्स लग जाएंगे, कई बार तो आपको 1 आवर भी लग जाएगा किसी ट्रैफिक जैम में फंस गए तो इन सिचुएशंस पर काम नहीं किया गया। जैसे कि वर्ल्ड बैंक के डेटा की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि भाई देखो इंडियन पॉपुलेशन में जो अर्बन पॉपुलेशन है उसमें 49% जो पीपल हैं वो स्लम्स में रहते हैं। आप जो है स्मार्ट सिटीज को डेवलप कर रहे हो, लेकिन आप स्लम्स की प्रॉब्लम अगर नहीं, उसका सॉल्यूशन नहीं सर्च करोगे, उसमें काम नहीं करोगे, तो आप कितनी भी स्मार्ट सिटी बना लेना, अगर आपकी पूरे के पूरे शहर में, आपकी सिटी में अगर झुग्गी झोंपड़ियां स्लम्स अगर बने हुए हैं तो आप कैसे उसको डेवलप मान लोगे, उस पर तो काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी इनकी प्रॉब्लम थी कि वहां पर जो पुअर लोकेलिटीज थी उन पर काम ही नहीं किया। प्लस उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हुए कि आपने जब अर्बन डेवलपमेंट पर काम तो किया, तो जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, जो छोटे छोटे लोग हैं जो अपना ठेला लगा करके अपना फूड की स्टॉल लगाते हैं या अदर थिंग्स को सेल करते हैं, तो ये तो डिस्प्लेस हो गए ना फिर वहां से, आपने सिटी को डेवलप करने के चक्कर में, तो आपने फिर लाखों लोगों का जो मींस एम्प्लॉयमेंट है वो खत्म हो गया, उनका लिवलीहुड पर जो अटैक हो गया। सो जब भी हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं तो उसके हमको कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी मिलते हैं और बहुत ज्यादा अचीवमेंट शायद हमको देखने को नहीं मिले अभी तक, ऑन ग्राउंड जो हमें रियलिटीज नहीं देखने को मिल रही है। प्लस एक सिचुएशन और निकल करके आई वहां से अर्बन फ्लडिंग की। देयर आर सर्टेन cities in India which has been selected for the smart cities mission। वहां पर प्रीवियस years में
बहुत लंबे टाइम में, बहुत मल्टीपल डिकेड्स में कोई भी फ्लड की प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब से वहां पर स्मार्ट सिटीज मिशन के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया तो अर्बन फ्लड्स वहां पर आना स्टार्ट हो गए। क्यों? सपोज करो ये किसी रिवर का, किसी कैनाल का रूट है, यहाँ से वाटर जाता है सीधा, आपने इसके आसपास के एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, आपने रोड बना दिया, वहां पर आपने कोई ब्रिज बना दिया, वहां पर बिल्डिंग्स बना दी, तो आपने इस वाटर की फ्लो का जो रास्ता है उसको रोक दिया। रिजल्ट क्या होगा? ये पानी इधर से उधर कहीं ना कहीं जाएगा, आसपास में जो कॉलोनीज होंगी, जो पीपल होंगे, वहां पर ये पानी पहुंच जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन फ्लडिंग। सो अगर हम बात करें इंडिया में, तो जो स्मार्ट सिटीज मिशन है उसने बहुत सारी जगह पर देयर हैव बीन सम सक्सेसफुल डेवलपमेंट्स एंड अचीवमेंट्स आल्सो, बट when we search for the ground realities, then we also find some problems. So अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट न्यूज पर, दैट इज लीगल पोजीशन ऑन लिव इन रिलेशनशिप। कि अब जो लिव इन रिलेशनशिप है इसको लेकर के बहुत सारे इश्यूज आए, न्यूज आई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इन पर केसेस भी चलते रहे। तो अभी करंट की क्या सिचुएशन है, द हिंदू ने इस पर एक आर्टिकल निकाला है कि अभी क्या सिचुएशन है, लीगल सिचुएशन क्या है किसकी, लिव इन रिलेशनशिप की। आप जानते होंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स, मींस विदाउट फॉर्मल मैरिज लोग साथ में रहना स्टार्ट कर देते हैं, और ऑफ कोर्स उसमें एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। हाँ, सर्टेन केसेस में मेल मेल, फीमेल फीमेल भी रहना स्टार्ट करते हैं, वो सेम सेक्स वाला जो है कॉन्सेप्ट चल रहा है उसके बेसिस पर। तो वर्तमान की क्या इसमें सिचुएशन हमारे सामने निकल करके आती है। एक केस आया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वहां पर एक महिला थी स्नेहा देवी और एक पुरुष था मोहम्मद शादाब खान। ये दोनों लिव इन रिलेशन में रहना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, और मोहम्मद शादाब खान क्या था, ये ऑलरेडी मैरिज था, इसके एक बच्ची भी थी, एक चाइल्ड भी था, इसके रहना स्टार्ट किया। बाद में इनकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आई तो केस गया, स्नेहा देवी ने केस किया इनके अगेंस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों ने ही क्या मांगा, प्रोटेक्शन मांगा, पुलिस प्रोटेक्शन, कि हमको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, हमको डर है फैमिली वालों से, ठीक है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मना कर दिया इसमें, और उन्होंने ये कहा कि कोई भी पर्सन जिसका ऑलरेडी लिविंग स्पाउस है, जिसका कोई मींस लिविंग लाइफ पार्टनर है, शादीशुदा अगर आप पहले से हो, तो आप फिर जो लिव इन रिलेशनशिप में वो वाले राइट्स की डिमांड नहीं कर सकते जो राइट्स आपको विदाउट मैरिज मिलते हैं। तो इस मैटर में ये उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको बोला, ठीक है। प्लस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये भी बोला कि इस्लाम की लॉज के अकॉर्डिंग इस्लाम में इस तरीके का लिव इन रिलेशनशिप, इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड तो उसके बाद आपको लिव इन रिलेशनशिप अलाउड नहीं है, आपको कोई प्रोटेक्शन इस तरीके का नहीं मिल सकता, ठीक है। बिकॉज केस क्या था कि ये जो महिला थी स्नेहा देवी, इसके पेरेंट्स ने केस फाइल कर दिया कि हमारी बच्ची को किडनैप कर लिया गया है, इसने क्या नाम है, इस शादाब खान ने। तो उसमें फिर ये निकल गई, तो उसको प्रोटेक्शन फिर नहीं मिला कि भाई आप जो पहले से मैरिड हो तो आप किसी दूसरी लड़की के साथ में कैसे लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ। अब यहाँ पर जो केस निकल करके आया, तो केस में उन्होंने पॉइंट ये रेज किया कि देखो कोई भी पर्सन हो, सबके लिए आर्टिकल 21 तो है ना, आर्टिकल 21 जो कहता है कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि आर्टिकल 21 जो हमको राइट देता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, तो उस पर्सनल लिबर्टी में एक लिबर्टी और आती है, वो आती है लिव इन रिलेशनशिप। बिकॉज कोई भी टू पर्सन ए और बी अगर दोनों अपनी कंसेंट के साथ में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, ये इलीगल नहीं है, ये बोल दिया था कोर्ट ने, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर लोगों ने लिव इन रिलेशनशिप में रहना स्टार्ट किया। अब आप सोचिए कि कॉन्स्टिट्यूशन तो हमको राइट देता है आर्टिकल 21 में कि ठीक है आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, कौन से आर्टिकल के अंदर, 21 के अंदर। लेकिन क्या अब जो अदर लॉज हैं वो अलाउ करेंगे, जैसे कि इस्लामिक लॉ हो गया, क्या वो अलाउ करेंगे कि ऐसे केसेस में क्या होगा कि अगर इस रिलेशनशिप से कोई चाइल्ड हुआ, बच्चे को कौन से राइट्स मिलेंगे, अगर दोनों सेम रिलीजन के नहीं है तब उनको क्या राइट मिलेंगे, प्रॉपर्टी में उनको क्या राइट मिलेगा, तो ये प्रॉब्लम्स तो आएंगे, ठीक है। तो ये वाला इश्यू अभी इसमें चलाया। अब इसमें अगर हम देखें कि भाई आर्टिकल 21 डज नॉट सपोर्ट अ राइट टू सच अ रिलेशनशिप व्हेन वन पार्टनर इज मैरिड,
तो आर्टिकल 21 आपको वहां पर एप्लीकेबल होता है जहां आप मैरिड नहीं है, रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हो, लेकिन आप पहले से ही मैरिड हैं और फिर 10 जगह पर अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहोगे तो वहां आर्टिकल 21 के थ्रू आप वो प्रोटेक्शन नहीं ले सकते। इस पर प्रीवियस कंडीशन क्या थी कि लिव इन रिलेशनशिप्स with varying marital statuses and faiths have been considered by the judiciary। इसको कंसीडर किया, जुडिशियल ने बोल दिया कि ठीक है इस तरीके की मैरिज हो सकती है, वो इलीगल तो नहीं है। ठीक है, लास्ट ईयर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, एक ऑर्डर को स्टे कर दिया था जिसमें लोअर कोर्ट से ऑर्डर आया था कि जो वुमेन है उसने क्या मांगा था, उन्होंने मेंटेनेंस डिमांड कर लिया था कि ठीक है कुछ टाइम तक ए और बी दोनों साथ रहे। ठीक है, और गजब की बात तो ये देखो कि ये दोनों ऑलरेडी मैरिड थे, तो ए किसी सी नाम के पर्सन से ऑलरेडी मैरिड था और बी ये भी किसी डी नाम के पर्सन से ऑलरेडी मैरिड थी, और ये दोनों शादीशुदा लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। अब इनमें आपस में झगड़ा हो गया, कोर्ट में पहुंच गए, तो इन्होंने डिमांड कर दी कि साहब हमको तो मेंटेनेंस चाहिए। तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई आपने पहले अब जो आपकी शादी हो रखी है उसको तो डाइवोर्स दिया नहीं और आकर के आप इसमें रहने लगे लिव इन रिलेशनशिप में, तो आपकी इस लिव इन रिलेशनशिप को हम ऐसे मीन्स ट्रीट नहीं कर सकते कि जैसे कि आप विदाउट मैरिज अगर साथ रहते तो इसमें तो फिर हम इसको बाइगामी ही मानेंगे और उसमें फिर आपको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है ऐसे केसेस में। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में ऐसा एक मैटर आया था तो वहां पर भी कहा था। अब इसमें अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इंडिया हैज नो लॉज डायरेक्टली एड्रेसिंग द लिव इन पार्टनरशिप्स। तो लिव इन रिलेशनशिप के लिए इंडिया में कोई अभी पर्टिकुलर ऐसा लॉ नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था कि कोई दो लोग अगर कंसेंट के साथ में रह रहे हैं तो उनकी राइट टू लाइफ का एक पार्ट है, वो ऑफेंस तो नहीं है, इट मींस वो लीगली कोई ऑफेंस नहीं है, बट अगर इसको हम मोरालिटी के सेंस से देखेंगे तो ये एक हमको नेगेटिव चीज हम यहाँ पर हमको जो नजर आएगी। तो कोई भी चीज हो सकता है वो लीगली करेक्ट हो और मोरली इनकरेक्ट हो। तो जो लिव इन रिलेशनशिप है अगर हम बात करें इंडिया में, सो सोशली इट इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी बेस्ड ऑन द सोशल मोरालिटी। अभी सोसाइटी की जो मोरालिटी है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, अदरवाइज हमने लीगली भले ही इसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है ये कुछ गलत तो नहीं किया लॉ की सेंस में। इलीगल वो होता है जिसमें किसी लॉ को आप ब्रेक करें, तो ऐसा कोई लॉ तो इंडिया में है नहीं जो लिव इन रिलेशनशिप को बैन करता हो या उसका कोई पनिशमेंट देता हो। तो लीगली तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सोशल मोरालिटी, रिलीजियस मोरालिटी ये तो इसको अलाउ नहीं करती, और स्पेशली उन केसेस में जब आप ऑलरेडी मैरिड हैं और फिर भी किसी थर्ड पर्सन के साथ में जाकर के आप लिव इन रिलेशनशिप स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो हालांकि कोर्ट ने यह कह दिया था कि अगर कुछ लोग इस तरीके का, आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ कि ए और बी दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ठीक है, तो इनके मैटर को ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि ये मैरिड हो। ठीक है, क्यों, इसमें क्या लॉजिक भी, ये भी लॉजिक आया था ना कि अगर इनसे कोई चिल्ड्रन हुआ, इनका बच्चा हुआ, उसने क्या गलत किया, उसकी तो कोई मिस्टेक नहीं थी ना, तो ऐसे बच्चों को भी प्रॉपर्टी वगैरह में राइट देने पर सुप्रीम कोर्ट ने इसका सपोर्ट किया था कि ऐसे बच्चों को राइट मिलेगा और इनको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि आप मैरिड हो। ठीक है, तो ये इश्यूज जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, देखो इसकी न्यूज हमने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन तब हमने जब इसको स्टडी किया था देन इट वाज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ द मीटिंग। मीटिंग की स्टार्टिंग होनी थी उस समय 1 मई को और लंबी मीटिंग इसकी चलनी थी। अब है क्या ये देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि GANHRI क्या है, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस। क्या है ये? एवरी कंट्री में ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन कोई ना कोई है, उसके नेम्स डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे इंडिया का है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पर इन सारे के सारे जो ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस हैं सारे कंट्रीज का, उनका एक ग्रुप है, एक अलायंस है, और वो एवरी ईयर क्या करते हैं, एक मीटिंग करते हैं। तो इन्होंने अभी एक मीटिंग की, ठीक है, और इस मीटिंग में क्या हुआ है, ये हुआ है कि इंडिया का जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसका एक्रेडिटेशन जो है उसको डेफर कर दिया, मींस डिले कर दिया। अब देखो इसमें होता क्या है, इस मीटिंग में होता है पीयर रिव्यू।
पीयर रिव्यू का क्या सेंस होता है कि ये सारे कंट्रीज के ह्यूमन राइट्स कमीशन वहां पर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं और एक दूसरे की कंट्री का रिव्यू करते हैं और उसको फिर ग्रेडिंग देते हैं कि उस कंट्री का ठीक है, अच्छा है, उसका खराब है, उसको हम अच्छा ग्रेड नहीं देंगे। तो इंडिया का जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसकी ग्रेडिंग डाउन कर दी और इसको इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। और सिंपल सी अगर इसको इजी बात में अगर इसको बताऊं तो उन्होंने बोल दिया कि आपका जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो ठीक से काम नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। मींस उसको इन्होंने जो सर्टिफिकेट ऐसे बोल दूं अगर तो वो नहीं दिया इस बार। और ये लास्ट ईयर 2023 में भी हुआ और इस बार अगेन ये 2024 में फिर से हो गया। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया का ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है इसका जो डेफर इसका स्टेटस को किया जा रहा है वो 2 बार लगातार पहली बार ऐसा हुआ है। अदरवाइज इससे पहले 2006 के आसपास में हुआ था, फिर 2011 में भी हुआ था, लेकिन 1 साल के लिए होता था, फिर उसका स्टेटस रिन्यू हो जाता था। लेकिन इस बार ये 2 साल के लिए हुआ है, 2 इयर्स के लिए। इट्स अ नेगेटिव पॉइंट फॉर इंडिया। सो ये डिसीजन जनरल असेंबली की वहाँ जो मीटिंग थी इनकी वहां पर हुआ और इन्होंने इसको क्या बोल दिया कि इंडिया के लिए इसको जो है स्टेटस नहीं प्रोवाइड किया। पहले इंडिया का ए स्टेटस होता था, इस बार तो इन्होंने बिल्कुल ही बाहर कर दिया। ठीक है, इसमें बहुत सारे कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो आए थे। अब उसके लिए इम्पैक्ट क्या होगा, इंडिया पर क्या इसका इम्पैक्ट होगा, तो आने वाले टाइम में जब ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बैठक होंगी, मीटिंग होंगी, कहां पर, यूनाइटेड नेशंस उसमें जनरल असेंबली में, तो इंडिया वोट नहीं कर पाएगा फिर उसमें। ये बड़ा इम्पैक्ट इंडिया के लिए होगा, है ना। अब मैं अगर बात करूं तो भाई ऐसा हुआ क्यों, इसके लिए रीजंस उन्होंने ये बताए। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। बोला आपके जो ह्यूमन राइट्स कमीशन वर्क करता है और उसमें जो अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दूसरा, अपॉइंटमेंट के इश्यूज हैं। मींस आपके यहाँ अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन कोई इंक्वायरी करे या उसमें कोई रिपोर्ट लगाए, सपोज करो कि किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी ए पर्सन के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया, उसकी कंप्लेंट गई एनएचआरसी के पास में, एनएचआरसी ने कमेटी बनाई उसमें इंक्वायरी के लिए और उसमें पुलिस ऑफिसर्स को आपने इन्वॉल्व कर लिया उस इंक्वायरी में। तो पुलिस जब किसी के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रही है, आप पुलिस से ही उसकी इंक्वायरी करवा रहे हो, तो उसमें तो फेयर ट्रायल तो नहीं होगा, उसमें फेयर रिपोर्ट तो नहीं आएगी। तो ये भी कहा गया इंटरनेशनल लेवल पर कि भाई हमारे यहाँ पर जो ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस होते हैं उसमें हम पुलिस को ही अपॉइंट कर देते हैं, पुलिस ऑफिसर्स को ही इंक्वायरी करने के लिए, जबकि अदर कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। तो इंडिया में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन गैप्स, और ये इन्होंने एक चीज और कही कि भाई हमारे यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसमें जेंडर गैप भी है, माइनॉरिटी के भी रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं होते। तो ऐसा उनका क्या है, आरोप है। हालांकि ये कई बार इसमें पॉलिटिक्स भी होती है इंटरनेशनल लेवल पर। किसी कंट्री का जब स्टेटस बढ़ता है तो उसको डाउन करने के लिए फिर इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी पॉलिटिक्स भी होती है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या इसमें रिस्पॉन्स आया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिस्पॉन्स ये है कि ठीक है, इन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे, वो अभी हम अचानक से उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते बिकॉज अभी हमारे यहाँ पर इलेक्शन है। तो इसकी GANHRI की नेक्स्ट जो मीटिंग होगी सितंबर में, तब हम इसको देखेंगे, और नहीं तो इससे आगे वाली मीटिंग होगी उसमें हम इनके जो सजेशंस हैं उनको देखेंगे और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे जब हमारे इलेक्शंस फिनिश हो जाएंगे। तो हम प्रीवियस मैटर की बात करें, 2016 में हुआ, 2017 में हुआ, इससे पहले और भी कई बार हो चुका है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि भाई नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात कर लेते हैं। तो ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को 1993 में जो है एक एक्ट पास करके इसको एस्टेब्लिश किया गया था। हमारे एक्रेडिटेशन की हिस्ट्री यह है कि स्टार्टिंग से ही हमको एक ग्रेड मिला हुआ है। 1999 में इसका ये स्टेटस मिलने का जो सिस्टम था ये स्टार्ट हुआ था। तब से हम 2006, 2011, 17 यही ऐसे टाइम आए जब हमको एक्रेडिटेशन हमारा डिले हुआ था। अब ये ऐसा हुआ क्यों है, ठीक है, इसके पीछे एक पॉइंट ये आता है कि देखो इंडिया की कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओ टाइप के हैं, उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन में जो GANHRI जो है इसमें अपनी कुछ कंप्लेंट वगैरह शेयर की थी, वहां पर भेजी थी, तो उसके बेसिस पर यह डिसीजन हुआ है। बाकी अभी जब नेक्स्ट इसकी मीटिंग होगी फिर पता चलेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंडिया ईरान साइन चाबहार पोर्ट ऑपरेशन पैक्ट।
फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो ये है आपका चाबहार पोर्ट और ये कहाँ पर है, ईरान में है। और ईरान में जो हमारा इंडियन ओशियन का अरबियन ओशियन वाला जो रीजन है, अरबियन सी वाला जो रीजन है वहां पर है। ये हमने कंपटीशन में बनाया है। देखो पहले से ग्वादर में पोर्ट है पाकिस्तान का, और ये जो है चाइना के सपोर्ट से बनाया है, इसी के सपोर्ट से इसमें इम्प्लीमेंटेशन इसका हुआ है। तो इंडिया ने भी कहाँ बना दिया, ईरान में जाकर के बना दिया। अब इंडिया इससे बहुत सारे रीजन में कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि इस पोर्ट के थ्रू इंडिया कहाँ कहाँ यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से इस रीजन में कनेक्ट हो जाएगा, सारे के सारे रीजन में रसिया तक पहुंच जाएगा, आगे यूरोप तक पहुंच जाएगा, मेडिटेरियन सी में। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पोर्ट। देखो कई बार इन पोर्ट्स के नेम पूछ लेता है एग्जाम में कि ये पोर्ट कहाँ पर है या किस कंट्री में है। तो कोलकाता पोर्ट आपको सबको पता ही होगा, कोलंबो पोर्ट आपको पता ही होगा, हम्बनतोता, कुआलालंपुर आपको पता है, जकार्ता इंडोनेशिया में है, नैरोबी केन्या से है, ठीक है। इन कंट्रीज को ये इस तरीके से पोर्ट्स आपस में कनेक्ट करते हैं। अब हम चलते हैं इसके मेन पॉइंट पर। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया और ईरान ने 10 ईयर का जो पहला इनका एक कॉन्ट्रैक्ट था उसको क्या कर दिया, ऑपरेशन के लिए पोर्ट का एग्रीमेंट कर लिया कि चलो भाई अब इसका ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग में ये 10 ईयर के लिए ऑपरेशनल रहेगा। इसकी स्टार्टिंग आज से 8 ईयर्स पहले ही हो चुकी थी, और इंडिया और ईरान ने दोनों ने इस पर मिलकर के काम किया और इसको बनाया, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि इनिशियल लेवल पर काम हो गया, प्रीवियस लेवल का इन्होंने एग्जीक्यूशन कर दिया, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मेन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ट्रेड एंड कोऑपरेशन, जब ईरान में हमारा कोई पोर्ट होगा तो ईरान के साथ में हमारा अच्छा खासा ट्रेड होगा और कोऑपरेशन होगा। और केवल ईरान के साथ नहीं होगा, अब ईरान के साथ में लगने वाले अदर जो कंट्रीज होंगे जैसे अफगानिस्तान हो गया, या वहां के थ्रू हम यूरोप की तरफ जाना चाहते हैं, या मिडिल ईस्ट में ट्रेड करना चाहते हैं, या हम सेंट्रल एशिया में ट्रेड करना चाहते हैं, वो भी हमारे लिए इजी हो जाएगा। रीजनल डेवलपमेंट पर भी इंडिया वहां पे वर्क कर पाएगा, बिकॉज जब इस रीजन में इंडिया का प्रेजेंस होगा ईरान में पोर्ट के थ्रू, तो हमारा अच्छा खासा ट्रेड होगा, लोग वहां पर जाएंगे, ह्यूमैनिटेरियन एड भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं, हमारे शिपमेंट्स वहां पर आते जाते रहेंगे, पोर्ट्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी, कैपेसिटी डेवलप होगी, रीजनल लेवल पर इंडिया का जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज होगा। इंडिया का प्रेजेंस इंक्रीज होगा मींस वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में भी इंडिया का इसमें दबदबा बढ़ेगा। तो ये भी एक इसका। दूसरा जो चाबहार पोर्ट है, एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है इसका, बिकॉज इसी के थ्रू हम सेंट्रल एशियन कंट्री से कनेक्ट हो जाएंगे, अफगानिस्तान में कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है। चाबहार पोर्ट है कहाँ पर, अभी हमने देख लिया था, बलूचिस्तान प्रोविंस है किसका, ईरान का। सिस्तान बलूचिस्तान वाला प्रोविंस है जो पाकिस्तान वाली साइड से जो है बॉर्डर शेयर करते हैं वहां पे ये रीजन्स। तो वहां पर ये पोर्ट डेवलप हुआ है और इस तरीके के क्वेश्चंस भी वहां से फ्रेम होते रहते हैं। सो वी आर गोइंग टू एंड टुडेज सेशन। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, और क्वेश्चन आंसर के सेशन में आप पार्टिसिपेट किया करो, कमेंट्स में आंसर दिया करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।